Hey everyone, welcome to Studying Brief. So this video will be the continuation of the topic environmental analysis. इस वीडियो के अंदर हम इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो जो होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स के बारे में। सो उसके अंदर एक टर्म आ रही है दैट इज इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कंपनी के अंदर की चीज़ें। सो इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एंड कोई भी कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से हमारी जो कंपनी है उसको डिज़ाइन करा गया है, जैसे कि जिसके अंदर हमारा हिरार्की, डिपार्टमेंट्स, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब जो हमारा किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड करता है कि हमारी जो कंपनी के अंदर टोटल ओवरऑल जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस हो रही है बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी कंपनी क्या करेगी? हिरार्की को फॉलो करेगी। अगर कंपनी को अच्छे तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है विद द इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी तो कंपनी को किसको फॉलो करना होगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सेकेंड फैक्टर कैन बी कंपनी कल्चर। कंपनी कल्चर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी का बिलीव्स क्या है, कंपनी के रूल्स क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, कंपनी में बिहेवियर्स किस तरीके से कंडक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो ये शेप करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कंपनी के वर्क इन्वायरमेंट को। अब जो हमारा कंपनी का वर्क कल्चर होता है, वर्क इन्वायरमेंट होता है, वो अफेक्ट करता है कि एम्प्लॉय का मोराल कैसा होता है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन किस लेवल तक मिलती है, प्रोडक्टिविटी कितनी रहती है। ठीक है, और ये क्या होता है? कंट्रोल में होते हैं किसी भी कंपनी के। थर्ड कैन बी ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है लोग। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? पीपल्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट जो वहाँ पर काम करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। अब जो पीपल हैं किसी भी कंपनी के अंदर उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि उनकी स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, ऐसी ये सारी चीज़ें क्या है? इंटरनल फैक्टर्स है। एंड जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो भी कंपनी के कंट्रोल में होता है। कंपनी कभी भी उसे चेंज कर सकती है, अपग्रेड कर सकती है। ठीक है, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट करना भी कंपनी के हित में होता है। कंपनी ही करती है, खुद से रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करती है। ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज़ को, रिटेंशन स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सारी चीज़ें क्या है? कंपनी के सक्सेस के लिए भी होती है एंड ये विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिफ्थ फैक्टर कैन बी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी जो कंपनी है, उसके पास टोटल कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कैपिटल क्या है कंपनी के पास, कंपनी का बजट क्या है, कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं कंपनी के ऑपरेशंस में, कंपनी की ग्रोथ पे, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी पे, इन सारी चीज़ों पे अफेक्ट करती है एंड ये सारे फैक्टर्स भी कंपनी के कंट्रोल के अंदर होते हैं। फिफ्थ कैन बी टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास कितने टूल्स हैं, सिस्टम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कंपनी यूज़ करती हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर क्या करते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी की इफ़िशिएंसी, प्रोडक्टिविटी या तो फिर एबिलिटी को इंक्रीज़ करने में, ताकि कंपनी अडेप्ट कर सके टूवर्ड्स द चेंजिंग डिमांड्स। नाउ अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। सो बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड रहते हैं एंड आउटसाइड रहकर ही किसी भी कंपनी को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपनी के ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं, कंपनी की स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट कर सकते हैं, कंपनी का जो सक्सेस स्ट्रैटेजी है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। अब ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं क्योंकि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है तो कंपनी या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी की डिसीजन मेकिंग को करने के लिए। अब ओवरऑल देखा जाए तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, फर्स्ट इज माइक्रो फैक्टर्स एंड सेकंड इज मैक्रो फैक्टर्स। सबसे पहले हम माइक्रो फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो माइक्रो फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, मार्केट से रिलेटेड होते हैं एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, मार्केट इंटरमीडिएटरीज। तो इन सबको हम ब्रेक डाउन करके वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट कैन बी कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या होते हैं? वो इंडिविजुअल होते हैं या फिर वो एंटिटीज होती हैं जो कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट को परचेज करती है, कंज्यूम करती हैं। ठीक है, या फिर सर्विसेज को परचेज करती है, सर्विसेज को कंज्यूम करती हैं। अब जो कस्टमर है किसी भी कंपनी के लिए अपने कस्टमर का बिहेवियर, उनका नेचर, उनका प्रेफरेंस, उनकी नीड को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेस पर कंपनी अपनी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करती हैं जो कि कस्टमर को लुभाते हैं एंड कस्टमर उनकी कंपनी से लॉयल हो पाते हैं।
सेकंड फैक्टर कैन बी सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या होते हैं? वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कंपनीज भी हो सकती हैं ये, जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यानी कि आगे फंक्शन करने के लिए नीडेड होते हैं। अब कोई भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बनाने के लिए हमें सप्लायर्स की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, बिकॉज सप्लायर्स ही इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारा जो सप्लाई चेन है यानी कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स है, रिसोर्सेज हैं, वो अच्छे तरीके से हमारे पास आ जाएँ। और सप्लायर्स ही मेंटेन करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी को भी। थर्ड कैन बी कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ऑपरेट करते हैं सेम इंडस्ट्री के अंदर या फिर सेम मार्केट के अंदर, एंड सेम ही सिमिलर प्रोडक्ट्स या फिर सिमिलर सर्विसेज को वो ऑफर करते हैं टूवर्ड्स द कस्टमर्स। अब एनालाइज करना कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजीज को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनकी स्ट्रेंथ जानना, उनकी वीकनेस जानना, बिकॉज इससे क्या होता है किसी भी बिजनेस को हेल्प मिल पाती है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने में, उसे डेवलप करने में। फोर्थ कैन बी पब्लिक। पब्लिक क्या होता है? बेसिकली हमारी ब्रॉडर कम्युनिटी होती है, हमारी सोसाइटी होती है, जो कि इन्फ्लुएंस होती है या फिर टू बी इन्फ्लुएंस्ड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी बिजनेस से। अब जो पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक का परसेप्शन क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या है, ये इम्पैक्ट कर सकती है किसी भी कंपनी की ब्रांड इमेज को एंड कस्टमर ट्रस्ट को। फिफ्थ कैन बी मार्केट इंटरमीडिएटरीज। मार्केट इंटरमीडिएटरीज बेसिकली ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी कि इनका काम क्या होता है? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना बिटवीन बिजनेस एंड एंड कंज्यूमर, यानी कि बेसिकली एक लिंक की तरह काम करते हैं कंज्यूमर एंड बिजनेस के बीच में, जिनका मेन काम होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करना कंज्यूमर एंड बिजनेस के बीच में। इसका एग्जांपल हो सकते हैं होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रो फैक्टर्स के बारे में। सो मैक्रो फैक्टर्स बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म होती है, एंड इसका मतलब होता है सोसाइटल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि किसी भी कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी भी मार्केट या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। अब जो मैक्रो फैक्टर्स है, इसको याद करने के लिए एक टर्म होती है, दैट इज पेस्टल। पेस्टल आप याद कर लोगे, आपको मैक्रो फैक्टर्स ओवरऑल याद हो जाएंगे। सो चलो वन बाय वन देखते हैं। P refers to पॉलिटिकल। पॉलिटिकल फैक्टर्स बेसिकली ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन, स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल इवेंट्स, इन सब से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सेकंड कैन बी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही है, किसी भी जो कंट्री है उसकी इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उसकी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, उसमें जो कंज्यूमर है उनका स्पेंडिंग पैटर्न्स कितना है, वो कितना खर्चा करते हैं, उनकी स्पेंडिंग पावर्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आती हैं। थर्ड कैन बी सोशो कल्चर। सोशो कल्चर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ हैं, डेमोग्राफिक्स क्या है, कल्चरल ट्रेंड्स क्या है, कंज्यूमर का क्या एटीट्यूड होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो कि किसी भी मार्केट डिमांड को शेप करती हैं। फोर्थ कैन बी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी फैक्टर्स के अंदर बेसिकली टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हो रही हैं, क्या क्या नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, ये इम्पैक्ट करती है किसी भी इंडस्ट्री या फिर किसी भी कंपनी को, और कहीं ना कहीं ये नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं। अगर कोई भी कंपनी नई टेक्नोलॉजी को सीख जाए तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेने की, एंड फटाफट से टेक्नोलॉजी को लर्न करके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना। फिफ्थ कैन बी लीगल। अब जो लीगल फैक्टर्स होते हैं, इसके अंदर लॉज, रेगुलेशंस एंड लीगल फ्रेमवर्क्स आते हैं, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो किस तरीके से कंपाइल करते हैं अपनी ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ। सिक्स्थ एंड लास्ट विड बी इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर बेसिकली क्या आता है? हमारा जो भी इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस आती हैं, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज कैसा हो रहा है, ठीक है, रेगुलेशंस क्या है इन्वायरमेंट के बिहाफ पर, एंड कोई भी जो कंपनी होती है उसको इस बारे में अवेयर रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, बिकॉज अगर वो अवेयर नहीं होंगे तो उन वो गलत इम्पैक्ट डाल सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है। तो उन्हें ऐसे स्टेप्स लेने भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को मेंटेन रखते हैं एंड किसी भी इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग्स को मेंटेन करके रखते हैं।